दोस्तों, अंग्रेजी जबान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसे कहते हैं आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्ट एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, मजहबी रिवायात को और इवन मजहब को चैलेंज करता है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो वो सब भी आइकोनोक्लास्ट थे, क्योंकि उन सब ने उस दौर के मजाहिब को चैलेंज किया, स्टेटस को के खिलाफ आवाज उठाई और उस दौर की सोच को बदलने की कोशिश की। फलसफे की दुनिया की बात करें तो एक फलसफी जिसने एक के बाद एक ना सिर्फ फलसफे के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को तबाह बर्बाद किया, बल्कि वेस्ट की डॉगमेटिक सोच, मजहबी तोहम परस्ती और मजहब को फॉलो करने की वजह से लोगों की कुंज़-ज़हनी को शदीद क्रिटिसाइज किया। इस फिलोसोफर का नाम है फ्रीडरिक नीचा। नीचा ने एक अजीबो गरीब जिंदगी गुजारी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही फेस्ड फेलियर आफ्टर फेलियर। उसकी किताबें छपती रहीं लेकिन उनको कोई पढ़ने वाला ही नहीं था। शदीद बीमारी की वजह से उसकी सेहत भी सारी उम्र खराब रही, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में ही स्ट्रक गोल्ड। जैसे जैसे वो मौत के करीब जा रहा था, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वो मेंटली इंसेन हो रहा था, वैसे वैसे उसकी शोहरत में इजाफा हो रहा था। आज फ्रीडरिक नीचा के जिक्र के बगैर वेस्टर्न फिलॉसफी की कहानी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। लेकिन नीचा सोचता क्या था? रियलिटी के बारे में, मॉरल्स के बारे में और सोसाइटी के बारे में उसके आइडियाज क्या थे? आज की अपनी इस गपशप में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन होगी उसकी मशहूर जमाना किताब बियॉन्ड गुड एंड इवल के रेफरेंस से। अब हम थोड़ी फलसफे की बात करते हैं। अगर आपका फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो यू आर इन फॉर अ जॉय राइड। और अगर आप पहली दफा ये फलसफियाना गुफ्तगू सुन रहे हैं एंड यू हैव नेवर हर्ड फिलोसॉफिकल आइडियाज बिफोर, तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर डेकार्ट की आपने मशहूर जमाना स्टेटमेंट तो सुनी होगी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी कि मेरी सोच ही मेरे वजूद का प्रूफ है। इससे मतलब हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सोच ही एक इंसान को इंसान बनाती है, और ये सोच, ये अकल, ये थिंकिंग प्रोसेस हमारा सबसे बड़ा एसेट है। यही वो स्टेटमेंट थी, यही वो वक्त था, यही वो दौर था जब वेस्ट ने रिलीजियस डॉगमेटिज्म को खैरबाद कहा और अपनी जर्नी स्टार्ट की मंतक, लॉजिक और रैशनैलिटी पर। वेस्टर्न फिलोसोफर्स को इस स्टेटमेंट के जरिए एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग क्लू मिला फलसफा करने के लिए, जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है हमेशा बेसिक फाउंडेशन यानी बुनियादी कॉन्सेप्ट से अपनी सोच का आगाज करना। जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर फलसफा करते हैं तो ना आप किसी चीज को अज्यूम करते हैं, ना फर्ज करते हैं और ना गुमान करते हैं। सो बेसिकली यू डू फिलॉसफी विदाउट टेकिंग एनी अनवारंटेड अजम्पशंस फॉर ग्रांटेड। लेकिन नीचा का कहना था कि फिलॉसफी आप कर ही नहीं सकते जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को प्री सपोज ना करें। इनफैक्ट उसका कहना था कि मॉडर्न फिलोसोफर्स बात तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स की करते हैं, लेकिन हमेशा अपने काम में सीक्रेटली कुछ प्रेजुडिसेस को स्मगल कर लेते हैं। प्रेजुडिस दोस्तों कहते हैं एक ऐसे प्री कंसीव्ड ओपिनियन को जिसके पीछे कोई एक्सपीरियंस, कोई लॉजिक, कोई मंतक नहीं होती, जैसे कि रेसिज्म, सेक्सिज्म, एजिज्म, क्लासिज्म। प्रेजुडिस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कलर। अब नीचा के लिए बात यहां तक रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा तंग करती थी वो थी फलसफे के अंदर क्रिश्चियन थियोलॉजी और डॉगमा का इस्तेमाल। दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत दफा डॉगमा को एक्सप्लेन कर चुका हूं। डॉगमा तोहम परस्ती को कहते हैं, एक ऐसे बिलीफ को जिसके पीछे कोई मंतक, कोई लॉजिक नहीं होती। बस किसी पादरी ने, किसी मुल्ला ने, किसी पीर फकीर ने कोई बात कह दी और लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल बहिश्ती दरवाजे की है, जो बाबा फरीद गंज शकर के मजार पे मौजूद है। इस दरवाजे से हर साल लाखों लोग गुजरते हैं, इन द होप के इस दरवाजे से गुजरने वाला हर शख्स जन्नत में चला जाएगा और उसके दिन बदल जाएंगे। अब ये एक ऐसा रिलीजियस डॉगमा है जिसके पीछे कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। इसी तरह की डॉगमेटिक सोच आज से तकरीबन 600-700 साल पहले यूरोप में बहुत ज्यादा मौजूद थी, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च ने लोगों की सोच को जकड़े में लिया हुआ था। ऑल्दो 19वीं सदी के वेस्टर्न यूरोप में क्रिश्चियनिटी के ऊपर कट्टर किस्म का फेथ कम हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद फलसफी बात तो सेक्युलर फिलॉसफीज की करते थे।
लेकिन जिंदगी की वैल्यूज को लेके इंस्पिरेशन क्रिश्चियनिटी से ही लेते थे। नीचा के मुताबिक फलसफी क्लेम तो करते थे कि उनका फलसफा अनबायस्ड है और सिर्फ सच्चाई की बेसिस पर तरतीब दिया गया है, लेकिन ऑल दे डिड वाज ड्रेस अप देयर ओन प्रेजुडिसेस एज रैशनल आर्गुमेंट्स। वो कहता था कि चाहे दुनिया की कोई भी फिलॉसफी हो, वो सिर्फ उसको क्रिएट करने वाले शख्स की ऑटोबायोग्राफी है। सो द की मैसेज हियर इज इट इज इम्पॉसिबल टू डू फिलॉसफी विदाउट मेकिंग अजम्पशंस। यानी कि आप जितनी मर्जी सच्चाई की बात कर लें, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका तासुब छुपा होता है। अब यहां से वापस चलते हैं डेकार्ट की उसी स्टेटमेंट पर, आई थिंक देयरफॉर आई एम। फ्रीडरिक नीचा से पहले के फिलोसोफर्स के लिए यह स्टेटमेंट एग्जाम्पल है इमीडिएट सर्टेनिटी की, यानी कि एक ऐसा आइडिया विच इज सो ऑब्वियसली ट्रू कि उसकी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। डेकार्ट ने अपना पूरा फिलोसॉफिकल सिस्टम इसी आर्गुमेंट के ऊपर बिल्ड किया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि दूर वेटिंग इन द शैडोज खड़ा है एक ऐसा फलसफी जो इस पूरे आइडिया को, इस पूरे सिस्टम को जड़ से उठाकर फेंक देगा। और यही काम फ्रीडरिक नीचा ने किया। उसका कहना था कि इस एक छोटी सी स्टेटमेंट में बहुत सारी अनजस्टिफाइड अजम्पशंस हैं। पहले तो ये स्टेटमेंट अज्यूम कर रही है कि आई यानी कि मेरी हस्ती, मेरी एग्जिस्टेंस थिंकिंग कर रही है, लेकिन किसी को क्या पता कि दरअसल तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हस्ती को पैदा कर रही है। योर थिंकिंग इज प्रोड्यूसिंग द आई। एक और बात यह कि यह स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग को प्री सपोज कर रही है। हमें क्या पता कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, जो बात हम सोच रहे हैं, वो दरअसल हमारी सोच का ही हिस्सा है। क्या पता ये कोई फीलिंग हो, कोई इमोशन हो, या फिर कुछ और। नीचा समझता था कि जब भी एक फलसफी क्लेम करता है कि कोई चीज हकीकत है, तो आप वहीं पर चौकस हो जाओ, क्योंकि जिस बात को वो हकीकत समझ रहा है वो उसके जहन के लेयर्स में छुपा हुआ एक ऐसा प्रेजुडिस है जिसकी बुनियाद उसकी सोच में इतनी पक्की हो गई है कि उसको रियलिटी दिख ही नहीं सकती। इसी बात को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रेजुडिस कहा जाता है। इन्हीं प्रेजुडिसेस को नीचा ने अपनी इस किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल में एक्सपोज किया है। तैयार हो जाएं दोस्तों, अब मैं आपको एक बिजार थॉट के कमाल के सफर पर लेकर जाने वाला हूं। सबसे पहला प्रेजुडिस जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है सोल यानी रूह का कॉन्सेप्ट, जिसको फिलोसोफर्स ने क्रिश्चियनिटी से चुराया है। फिलोसोफर्स के मुताबिक हमारी रूह एक सिंगल अनडिवाइडेड एंटिटी है जो जमान और मकान यानी कि टाइम एंड स्पेस में कैद है। इसको आप हमारी सेल्फहुड यानी खुदी भी तस्वर कर सकते हैं, लेकिन नीचा इस आइडिया से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। वो कहता है कि इंसान की जो सेल्फ है वो मजमुआ है कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी, कंफ्यूजिंग और हौच पौच फोर्सेस का। हमारा जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो यूनिफाइड नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट है हमारे अंदर मौजूद अनग्रांटेड डिजायर्स का, पैशंस का, एक्सप्रेशंस का और ड्राइव्स का। ये सब फोर्सेस मुसलसल हम पर एक्ट करती हैं और हमारे एक्सपीरियंस को बनाती हैं। लेकिन इन फोर्सेस में एक चीज कॉमन है जिसको नीचा कहा करता था विल टू पावर। नीचा के मुताबिक क्रिश्चियनिटी जो इंसान का एक पाक साफ इमेज पोर्ट्रे करती है ना, इंसान उससे बहुत दूर है। हमारे अंदर सबसे बड़ी इननेट डिजायर है पावर हासिल करने की। इसको हम चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट सेल्फ असर्शन और पावर की स्ट्रगल एक ऐसा नेचुरल प्रिंसिपल है जो हमें जिंदा रहने पर और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने पर मजबूर करता रहता है। मजहब ने और फिलोसोफर्स ने इंसान की इस सेल्फिश और बदनुमा इमेज को पायसनेस, शराफत और पाक दामनी के मेकअप के जरिए कवर करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारे अंदर के इस जानवर को जो पावर के लिए भूखा है उसे कभी नहीं मार सके। हम लोग इंसान के सेल्फलेस नेचर की कहानियां तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीनीथ द सरफेस सम डार्कर एंड एनिमलिस्टिक फोर्सेस आर एट प्ले। अब दोस्तों कुछ और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें नीचा टर्न्ड ऑन इट्स हेड। इसमें एक कॉन्सेप्ट है इटर्नल ट्रूथ का, यानी कि वो सच्चाई जो अमर है, जो कभी बदली नहीं जा सकती। प्लेटो के जमाने से फिलोसोफर्स का यह बिलीफ था कि सच्चाई यानी ट्रूथ इटर्नल है और अनचेंजिंग है, जिसका इंसान की ऑब्जर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। पर नीचा ने एक बिजार आइडिया के जरिए इस इटर्नल ट्रूथ के सारे कॉन्सेप्ट को तबाहो बर्बाद कर दिया। उसने कहा कि द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज द ओनली रियलिटी देयर इज, यानी कि सच वही है जिसको हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
ये कोई मेटाफिजिकल आइडिया नहीं है जो इंसान की सोच से और एक्सपीरियंस से ऊपर है, बल्कि इटर्नल ट्रूथ वही है जो इंसान खुद तजुर्बा करता है, उसे देख सकता है, महसूस कर सकता है और फील कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट नीचा की फिलॉसफी का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे पर्सपेक्टिविज्म कहते हैं, जो कहती है कि दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो इंसान के पर्सपेक्टिव से ऊंची हो। इस सारे फलसफे के पीछे नीचा की वो जानलेवा सोच है जो इंसान को एक ऐसे पिनिकल पर रखती है जहां पर दुनिया की कोई ताकत उसके करीब नहीं आ सकती। नीचा एब्सोल्युटली वैल्यूड ह्यूमन सेल्फहुड, इंसान की खुदी को लेके उसके आइडियाज आर ट्रूली इंस्पिरेशनल, और इन्हीं आइडिया से इंस्पायर होकर उसने अपना कमाल का आइडिया प्रोड्यूस किया था जिसको उसने नाम दिया था उबर मेंश का। इसके बारे में मैंने बात की थी जब मैंने नीचा की लाइफ हिस्ट्री को कवर किया था। इसी से अब हम लिंक करते हैं अपने अगले मसले को, जो बात करता है इंसान की इंडिविजुअलिटी के हवाले से। ये वो कॉन्सेप्ट है नीचा की फिलॉसफी का और अल्लामा इकबाल की शायरी का जो मेरे होश उड़ा देता है। फ्रीडरिक नीचा क्रिश्चियन मोरालिटी के सख्त खिलाफ था। उसका कहना था कि ये पॉजिटिव मॉरल वैल्यूज लाइक जेनरोसिटी, काइंडनेस, मॉडेस्टी, पिटी और एम्पैथी ये सब ड्रामेबाजी है, क्योंकि व्हेन यू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अ वैल्यू यू रियलाइज कि ये सारी क्वालिटीज उस इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचा रही होती हैं जो उन्हें एक्सप्रेस कर रहा होता है। मसलन वैल्यूज ऑफ मॉडेस्टी एंड सेल्फ रिनंसिएशन, जिसमें इंसान अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। ये वैल्यू एक साइंटिस्ट के लिए भरपूर तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि वो उसे सोसाइटी से डिटैच कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाता है। लेकिन लीडर्स के अंदर ये क्वालिटीज डेट्रीमेंटल होंगी, नुकसानदेह होंगी, क्योंकि अगर वो लोगों से डिटैच हो जाएगा तो वो उनको इंस्पायर कैसे करेगा। इसीलिए उसका कहना था कि वी शुड ऑलवेज क्वेश्चन आवर वैल्यूज वेदर दे सर्व अस और डिमिनिश अस। अगर वो हमें सर्व करती हैं तो उन्हें अपना लें, और अगर वो हमें डिमिनिश करती हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दें। नीचा के मुताबिक क्रिश्चियन मोरालिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, क्योंकि वो इंसान की खुदी को, उसकी सेल्फहुड को, उसकी इंडिविजुअलिटी को तबाह बर्बाद कर देती है। इनफैक्ट वो कहता है कि ये सारा मॉरल सिस्टम बना ही इसलिए ताकि इंसानों को डोसाइल, हार्मलेस, बुज़दिल बना दिया जाए और वो सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह ऑर्डर्स को फॉलो करें। इसीलिए उसने इसे हर्ड मोरालिटी का नाम दिया, क्योंकि ये मोरालिटी का स्ट्रक्चर डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि इट लिमिट्स आवर विल टू पावर। ये इंसान की सोच की फ्लाइट को, हमारी खुदी को, हमारे पैशंस को, हमारे डिजायर्स को रोकता है। इट लिमिट्स आवर ग्रोथ इन लाइफ। नीचा का मोरालिटी को लेकर एक और यूनिक आइडिया था। उसका कहना था कि हमारी जो इखलाकियात है, चाहे उसमें अच्छाई हो, मोहब्बत हो, हमदर्दी हो, एम्पैथी हो, ये सब सोसाइटल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। एंशियंट ग्रीस यानी कदीम यूनान में स्लेवरी को भी एक नेचुरल ऑर्डर तस्लीम किया जाता था, जबकि आज की दुनिया में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा एक सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग मॉरल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन टू प्राइमरी क्लासेस, जिसमें से एक है मास्टर मोरालिटी और दूसरी है स्लेव मोरालिटी। एंशियंट ग्रीस जो एक प्री क्रिश्चियन सोसाइटी थी, वहां पर एक अलग तरह का वैल्यू सिस्टम फॉलो किया जाता था जो कि आज के सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है। इस सिस्टम में गुड और ईवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि कोई भी चीज या तो गुड होती थी या फिर बैड। गुड सिंपली वो चीजें थी जो रूलिंग क्लास को नेचुरली हासिल होती थी, जैसे कि वेल्थ, पावर और हैप्पीनेस, और बैड हर वो चीज थी जो इस गुड का उलट थी, यानी कि अनफ्रीडम, पॉवर्टी और अनहैप्पीनेस। नीचा ने इसको मास्टर मोरालिटी का नाम दिया। लेकिन रूलिंग क्लास की मोरालिटी के पैरेलल एक और वैल्यू सिस्टम स्लेव्स में एग्जिस्ट करता था, which vilified the oppressors। नीचा के मुताबिक ईवल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू हुआ। जिन लोगों पर जुल्म किया जाता वो हर उस चीज को ईवल समझते थे जिसका ताल्लुक रूलिंग क्लास से होता था। ऐसे लोगों के लिए गुड हर वो चीज थी जो जिंदगी की परेशानियों को, जिंदगी की स्ट्रगल को कम करती थी, जैसे कि जेनरोसिटी, काइंडनेस एंड पिटी। यहीं से नीचा की फिलॉसफी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट निकलता है। उसके मुताबिक स्लेव मोरालिटी एक लाइफ डिनाइंग वैल्यू सिस्टम है जो इंसान के जिस्म के साथ उसकी सोच को भी कैद कर लेता है, और इस सिस्टम को सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी ने फैलाया है। ऑल्दो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिवाइन जस्टिस इन हेवन, यानी कि जन्नत में सबके साथ इंसाफ होगा, एंड इक्वालिटी बिफोर द आईज ऑफ गॉड, यानी कि खुदा के सामने सब बराबर हैं, इन्होंने मुआशरे में इक्वालिटी तो पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इस इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना नीचा के मुताबिक दोगलापन होगा। इट्स हिपोक्रिटिकल।
इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर आपका किसी भी मजहब पर बिलीफ नहीं है, यू डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजियस मिथोलॉजी, तो सिर्फ हमारा जिस्म, हमारा जहन, हमारी जान का ही कंपैरिजन हो सकता है दूसरों के साथ। और रियलिटी तो यह है कि ह्यूमन बीइंग्स आर अनइक्वल बाय नेचर। इंसानों में कोई बराबरी नहीं है। हर शख्स की अलग इंटेलिजेंस है, अलग सोच है, अलग हेल्थ है, अलग फीलिंग्स हैं, अलग इमोशंस हैं। इस इक्वालिटी के चक्कर में क्रिश्चियन मोरालिटी एक्सेप्शनल माइंड्स की डेवलपमेंट को रोकती है, स्टंट करती है, क्योंकि इट इंसिस्ट ऑन यूनिवर्सलाइजिंग वन सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एवरीबॉडी, यानी कि हर शख्स के लिए एक जैसी इखलाकी कदरें। इस तरह का मॉरल कोड जो सबके लिए एक जैसा है, एक ऐसी डम सोसाइटी की बुनियाद रखता है जिसमें सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं, एक जैसा सोचते हैं। ऐसा करने से लोगों की इंडिविजुअलिटी कहीं खो के रह जाती है। नीचा के दौर में वो लोग जो जरा सा मुख्तलिफ सोचते थे, जिनकी सोच नॉवल थी, उनको बड़ी ही ज्यादा हॉस्टिलिटी और नफरत का सामना करना पड़ता था। ये ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक होमोजीनियस सोसाइटी का। इट स्टंट्स आर ग्रोथ। नीचा के मुताबिक किसी भी सोसाइटी को, किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी तहजीब को आगे वही लोग लेके जाते हैं जो इंडिपेंडेंट माइंड्स होते हैं, जो जीनियसेस होते हैं, जो बगैर किसी रेफरेंस पॉइंट के आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। यही एक्सेप्शनल लोग सोसाइटी को फॉरवर्ड पुश देते हैं, नई इनोवेशंस करते हैं, नई थ्योरीज पर काम करते हैं, चाहे वो साइंस हो या फिलॉसफी। इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पर नीचा ने एक आउटरीजियस बात की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा कि चूंकि एक सोसाइटी को इंडिपेंडेंट माइंड्स आगे लेके जाते हैं, इसीलिए किसी भी मुआशरे में इक्वालिटी को नहीं बल्कि इनइक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, ताकि मुआशरा जीनियसेस प्रोड्यूस कर सके और यही जीनियसेस सोसाइटी को आगे लेकर जा सकें। अब बढ़ते हैं नीचा की उस थॉट पर जो बहुत मोटिवेशनल है, जिसके लिए वो बहुत मशहूर था। नीचा ने एक प्रोफेसी की थी कि यूरोप में जल्द कुछ ऐसे फिलोसोफर्स पैदा होंगे जो आजाद ख्याल होंगे, इंडिपेंडेंट माइंडेड होंगे, जो लोगों को डॉगमा से, तोहम परस्ती से निजात दिलाएंगे, लोगों को आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसे फलसफियों की पहचान कैसे होगी? नीचा के मुताबिक इनकी दो क्वालिटीज होंगी। पहली ये कि दे विल बी मास्टर ऑफ देमसेल्व्स। उनके पास भरपूर सेल्फ अवेयरनेस होगी और वो सिर्फ अपनी सेल्फ क्रिएटेड वैल्यूज पर चलेंगे, माशरे के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड समथिंग विच अलाइंस विद माय थॉट प्रोसेस। उसने कहा कि ये लोग अपनी सोच को लेके, अपने पर्सपेक्टिव को लेके रिजिड नहीं होंगे बल्कि फ्लेक्सिबल होंगे। वो अकले कुल नहीं होंगे बल्कि लोगों के साथ रह के, मुआशरे में रह के अपने वैल्यू सिस्टम को बेहतर करते चले जाएंगे। वो एक नई मोरालिटी को जन्म देंगे विच विल बी अ सिंथेसिस ऑफ स्लेव एंड मास्टर मोरालिटी। ये लोग गुलाम होंगे तो सिर्फ एक चीज के, टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ देयर वैल्यूज। और इस डिसिप्लिन का पर्पस होगा अपने एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करना और उसे चैनलाइज करना किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए। ऐसे फलसफी गुड और ईवल के कॉन्सेप्ट्स को मुकद्दस तस्वर नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए यह सिर्फ एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट होगा जो वक्त के साथ कैसे भी बदला जा सकता है। नीचा के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि इन पुरानी, फरसूदा, आउटडेटेड मजहबी रिवायात को अलमारी में बंद करके रख देना चाहिए। सो दोस्तों, ये तो थी बियॉन्ड गुड एंड ईवल की कहानी। आज मैंने आपको नीचा की सोच का एक तवील सफर करवाया। इस सफर की दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि मुआशरा चाहे कोई भी हो, वो इंसान को मीडियोक्रिटी की तरफ पुश करता है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को रोकता है। ऐसी जंजीरों को तोड़ के ही इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल को पहुंच सकता है। और मेरे हिसाब से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है ये कि अपने ट्रू पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना और इसी जिंदगी में उसके साथ जस्टिस करना। मेरी बात के बारे में गौर से सोचिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.